नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में पिछले वीडियो में जो है हमने अपभ्रंश, हिंदी साहित्य और रासो साहित्य के बारे में चर्चा की थी। तो उसमें जो है हमने रासो साहित्य के बारे में और अपभ्रंश साहित्य के बारे में जो है चर्चा की थी। इस वीडियो में जो है हम अब लोकाश्रित साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। लोकाश्रित साहित्य को जो है लौकिक साहित्य भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है कि इसे लौकिक साहित्य भी कहा जाता है। तो इसके बारे में जो है हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम हिंदी साहित्य के आदिकाल को देखें तो आदिकाल को जो है 3 भागों में बांटा है और ये विभाजन जो है किसने किया है, तो आप सभी को पता है कि ये विभाजन जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने किया है। उन्होंने अपनी रचना हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में जो है इसका विभाजन, आदिकाल का विभाजन किया है। आदिकाल के विभाजन में जो उन्होंने इसको जो है 3 भागों में बांटा है: धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य। धर्माश्रित काव्य की चर्चा करें तो धर्माश्रित काव्य को जो है इन्होंने 3 भागों में बांटा है, जिसमें जो है इन्होंने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य को स्थान दिया है। इसके बाद जो है राज्याश्रित काव्य में जो है इन्होंने रासो साहित्य को जो है स्थान दिया है, जिसके बारे में जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। इसके बाद आज हम जो है लोकाश्रित साहित्य, जिसे लौकिक साहित्य भी कहा जाता है, तो इसके जो है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, इस साहित्य को जो है देशी साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि साहित्य को जो है देशी साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। लौकिक पद्य साहित्य की बात करें तो ढोला मारूरा दुहा, जो कवि कल्लोल की रचना है, 11वीं सदी में जो है इसकी रचना हुई है। 1473 में जो है कुशललाभ जैन कवि जो है, इस रचना में जैन कवि कुशललाभ ने जो है 1561 ईस्वी में कुछ पद और जोड़े, इसलिए कुशललाभ को भी इसका जो है लेखक माना जाता है। तो ढोला मारूरा दुहा जो है कवि कल्लोल की रचना है। इस रचना में जो है कुशललाभ नामक कवि ने 1561 में कुछ पद और जोड़े थे, जिस कारण जो है इन्हें भी इस रचना का लेखक माना जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि कल्लोल, ढोला मारूरा दुहा, कवि कल्लोल और कुशल लाभ। इसके बाद नायक की बात करें, इसके नायक की बात करें तो ढोला मारूरा दुहा में जो है ढोला नायक है। बचपन का नाम उनका होता है साल कुंवर, ढोला का नाम। इसके बाद नायिका की बात करें तो मारवणी, बचपन का नाम जिनका मारू है। बचपन में जो है विवाह ढोला से होता है, इनका मारवणी का विवाह जो है बचपन में ढोला से होता है। सहनायिका की बात करें तो मालवाणी, मालवाणी जो है सहनायिका है इसमें, जिसका विवाह जो है ढोला से होता है। मारवणी की बात करें जो नायिका है, उसका विवाह जो है बचपन में ढोला से हो जाता है और बाद में जो है सहनायिका मालवाणी नामक जो है, जिसके प्रति जो है ढोला आकर्षित होता है, उससे जो है इसका विवाह होता है। इसके बाद राम सिंह, सूर्यकर्ण पारीक, नरोत्तम स्वामी तीनों ने मिलकर नागरी प्रसारणी सभा काशी के द्वारा जो है 1934 में इसका संपादन कराया। तो ये भी याद रखना आपने कि राम सिंह, सूर्यकर्ण पारीक, नरोत्तम स्वामी, इन 3 लोगों ने जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा जो है 1934 में इसका संपादन करवाया। इसके बाद आती है पदावली, विद्यापति की पदावली, जिसका जो है इसमें जो है पदावली के प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1403 इसका प्रकाशन वर्ष है और विद्यापति के जन्म की बात करें तो 1380 में जो है विद्यापति का जन्म माना जाता है। भाषा की बात करें तो पदावली की भाषा जो है मैथिली भाषा है। इसमें नायक की बात करें तो नायक की बात करें तो कृष्ण इसमें जो है नायक है पदावली में, और राधा जो है नायिका है। श्रृंगार रस वाक सिद्ध कवि,
तो विद्यापति को जो है श्रृंगार रस वाक कवि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इस रचना का आधार ग्रंथ जो है गीत गोविंद जो जयदेव द्वारा रचित है उसको माना गया है। तो इस ग्रंथ का जो है आधार किसको माना गया है? गीत गोविंद जो जयदेव द्वारा रचित है। राधा कृष्ण से संबंधित श्रृंगार रस की गेय काव्य परंपरा विद्यापति ने ही शुरू की। तो ये भी आपने याद रखना है कि राधा कृष्ण से संबंधित श्रृंगार रस की गेय पद्धति को जो है विद्यापति ने शुरू किया है तथा इस परंपरा को जो है आगे बढ़ाने का काम जो है सूरदास ने किया है। तो गेय पद्धति को, श्रृंगार रस से संबंधित गेय पद्धति को जो है शुरू विद्यापति ने किया था और इसे आगे बढ़ाने का काम जो है सूरदास ने किया था। और इसमें जो है इस परंपरा में जो है सूरदास ने सर्वोच्च स्थान भी हासिल किया। निराला ने पदावली को नागिन की लहर कहा है। तो ये भी याद रखना है आपने कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो है पदावली, विद्यापति पदावली को जो है नागिन की लहर नाम से पुकारा है। विद्यापति को भक्त माना है। तो विद्यापति को भक्त जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। इसके बाद श्रृंगारिक कवि किन किन कवियों ने माना है? तो श्रृंगारिक कवि की बात करें तो विद्यापति को श्रृंगारिक कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने, इन 3 कवियों ने जो है इन्हें श्रृंगारिक कवि माना है। और भक्त कवि की बात करें तो विद्यापति को भक्त कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। विद्यापति पदावली में शिव, गंगा, दुर्गा तथा जानकी का मंगलाचरण किया गया है। तो विद्यापति पदावली में जो है शिव, गंगा, दुर्गा तथा जानकी का मंगलाचरण किया गया है। ग्रियर्सन ने विद्यापति को पहले रहस्यवादी कवि कहा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो इन्होंने जो है विद्यापति को पहला रहस्यवादी कवि कहा है। कीर्तिलता की बात करें, इनकी अगली रचना है कीर्तिलता। तो कीर्तिलता के बारे में बात करें तो इस रचना को विद्यापति ने कहानी कहकर पुकारा है। तो ये याद रखना है आपने कि इस रचना को विद्यापति ने जो है क्या कहकर पुकारा है? तो कहानी। इस वीडियो में एक बात तो याद रखें आपकी, इस वीडियो में जो है हम केवल वही चीज़ें देख रहे हैं या उन चीज़ों के ऊपर विचार कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है और जिनको जो है हम अक्सर छोड़ जाते हैं और एग्ज़ाम में वही चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इसके बाद बात करें तो गद्य छंद का प्रयोग जो है कीर्तिलता में किया गया है। इसके बाद कीर्ति पताका आती है इनकी रचना। तो कीर्ति पताका के बारे में जाने तो गंगा वाक्यावली, शैव सर्वस्वसार इनकी जो अन्य रचनाएं ये प्रमाणभूत पुराण संग्रह, दुर्गा भक्ति तरंगिणी पिता की अधूरी रचना है ये। तो दुर्गा भक्ति तरंगिणी जो है इनके पिता की अधूरी रचना है ये। पुरुष परीक्षा, सांप्रदायिक सार, गोरक्ष विजय नाटक है इनका जो है गद्य पद्य में मिश्रित है। इसके बाद बात करें तो अमीर खुसरो का नाम आता है। अमीर खुसरो की बात करें तो इनका जन्म जो विक्रमी संवत 1312 ईस्वी में हुआ है। विक्रमी संवत 1312 में जो है इनका जन्म हुआ है। इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम जो है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो है। तो इनका पूरा नाम आपने याद रखना है कि इनका मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। उपाधि की बात करें तो अमीर खुसरो सुमन की जो है इन्हें उपाधि मिली थी। उपनाम की बात करें तो तोताए हिंद और तुर्क ए अल्लाह जो है इनके उपनाम हैं। अब इनकी एक इम्पॉर्टेंट पंक्ति है कि गोरी सोवे सेज पर मुंह पर डारे केस। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम्स में जो है ये देखने को मिलती है। ये इस पंक्ति की बात करें तो ये पंक्ति जो है इन्होंने अपने गुरु की मृत्यु पर लिखी थी। इनके गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया है। तो इनकी मृत्यु पर जो है उन्होंने ये पंक्ति लिखी थी कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। रचनाओं की बात करें तो पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और ढकौंसले इनकी जो है रचनाएं हैं। इसके बाद आता है लौकिक गद्य साहित्य। ऊपर हमने जो है लौकिक पद्य साहित्य के ऊपर बात की, अब आता है लौकिक गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में सबसे पहली रचना की बात करें तो राउलवेल का नाम सबसे पहले आता है। रोड़ा कवि की रचना है ये, 10वीं सदी श्रृंगारिक रचना है ये, एक श्रृंगार रस प्रधान रचना है ये।
इसके बारे में जो है डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो है इस रचना की नायिका का नाम राऊ माना है, जबकि इस रचना के अनुसार राहुल है। तो ये भी आपने याद रखना है कि राहुल वेल में जो है डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने जो इस रचना की नायिका का नाम जो है राऊ माना है, जबकि इस रचना में जो है राहुल है। इसकी भाषा में जो है हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त हैं, जिसमें सबसे प्रधान बोली राजस्थानी है। तो ये भी आपने याद रखना है कि इसकी भाषा के बारे में याद रखना है कि इसकी भाषा जो है प्रधान राजस्थानी बोली है, और उसके बाद जो है 7 बोलियों के शब्द जो है इसमें प्राप्त होते हैं या देखने को मिलते हैं। इसके बाद है यह शिलांकित रचना है, अर्थात शिलाओं पर लिखी गई रचना है। तो ये भी याद रखना है कि आपने कि ये एक शिलांकित रचना है, शिलाओं पर मतलब कि पत्थरों पर जो है लिखी गई रचना है ये। इसके बाद इस रचना में राहुल नामक नायिका का नखशिख वर्णन किया गया है। तो ये भी आपने याद रखना है कि इस रचना में जो है राहुल नामक नायिका का जो है नखशिख वर्णन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा द्वारा रचित है, 12वीं सदी व्याकरण ग्रंथ है। ये एक व्याकरणिक ग्रंथ है, लोक भाषा का व्याकरण जो है ये है। तो लोक भाषा का व्याकरण है ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा, 12वीं सदी। ये सब कुछ जो आपने इम्पोर्टेंट जानकारी जो है आपने याद रखनी है। इसके बाद है कि अवहट भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख दामोदर कवि ने जो है अपने ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण में किया है या मिलता है। तो अवहट भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मिलता है। इसमें जो है 5 प्रकरण है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद आती है वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है ये, 14वीं सदी इसकी समय सीमा और मैथिली भाषा में ये लिखी गई है। ये भी आपने याद रखना। इसे मैथिली भाषा का विश्वकोश कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैथिली भाषा का विश्वकोश किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर, 14वीं सदी मैथिली भाषा में लिखा गया है। यह एक शब्दकोश प्रकार की रचना है। तो ये भी आपने याद रखना है किस प्रकार की रचना है, ये शब्दकोश प्रकार की रचना है। वर्ण रत्नाकर में 8 कल्लोल या जिसे भाग कहा जाता है, तो इसमें जो है 8 भाग हैं। अवहट भाषा मैथिली और अपभ्रंश का जो है मिश्रण जो है अवहट भाषा कहलाता है। अब अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा को अवहट कहा गया है। अवहट नाम जो है सबसे पहले डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने दिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अवहट भाषा मैथिली और अपभ्रंश का मिश्रण है। इसके बाद अपभ्रंश काल में जो बोलचाल की भाषा को ही जो है अवहट कहा गया है। इसके बाद बात करें तो ये नाम सबसे पहले जो है किसने दिया, तो ये नाम जो है सबसे पहले डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने दिया है। तो अवहट नाम जो है डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने सबसे पहले दिया है। तो ये था आज का हमारा लोकाश्रित काव्य, जिसमें हमने जो है गद्य और पद्य साहित्य के बारे में जो है चर्चा की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे जो है हम आदिकाल शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने भक्तिकाल शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आदिकाल जो है हमने आज पूरा कर लिया है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में भक्तिकाल के बारे में जो है चर्चा करेंगे, उसकी निर्गुण शाखा की जो है संत काव्य धारा के बारे में जो है पढ़ेंगे हम आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।